शानदार, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, स्पेशली फॉर आईटी एडवांस और नीट, तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल प्लेटफॉर्म है। बहुत मज़ा आएगा। पूरा 3D विजुलाइजेशंस, केमिस्ट्री एकदम आपके जहन में, आपके ब्लड में घुस जाएगा। तो मैंने पूरी मेहनत करी है, कोशिश करी है कि आप तक मैं अपनी बात रख पाऊँ। अगर इससे आपको फ़ायदा होगा, आप कुछ सीख पाते हो, आप आईडी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, तो ये मेरे लिए बहुत 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 बेहतरीन होगा और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ आरएससी लर्निंग। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं आपको बहुत बहुत ही बेसिक लेवल पे शानदार तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने वाला हूँ। तो मेरा वादा है कि जो बच्चा कंटिन्यू पेन पेपर लेकर बैठेगा और बड़े सुकून से मेरी बात सुनेगा, उनको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं और कैसे इन्हें हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा गया, डिफाइन किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनिशियली। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आप चूंकि अब आप पढ़ रहे हो तो आप कहोगे कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन शुरू में 18th सेंचुरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन कुछ और हुआ करते थे। गेस करिए क्या? तो इनिशियली कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली दोज कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। वो कंपाउंड जो लिविंग सोर्सेज से, एनिमल से, प्लांट से निकाला जाता हो, हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये ओल्ड डेफिनेशन है, सुन लीजिए ध्यान से। उसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? वैसा कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाए, जैसे समुद्र से, नदियों से, पहाड़ों से, तो आप उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हो। ठीक है ना? हुआ क्या कि साइंटिस्टों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया और कहा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको इनलिस्ट किया जाए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इनलिस्ट किया जाए और उनकी सिग्निफिकेंट, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको मेंशन किया जाए। तो देखा गया कि एट दैट टाइम नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कम थे। वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी। तो हुआ क्या कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे? ज्यादा थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे? कम थे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सिग्निफिकेंस, यूटिलाइजेशन उतना ज्यादा नहीं था जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का था। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना हम लैब में, कहा लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से बना लेते हैं। और चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो ह्यूमन बेटरमेंट के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए हम इस पे काम कर पाएंगे। नहीं तो इस पर्पस से उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट का पर्पस था टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैबोरेटरी। क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना इन लैबोरेटरी। ठीक है। अच्छा, कुछ ही टाइम हुए थे, साइंटिस्टों ने वर्क करना शुरू किया, बड़ी बड़ी लैबोरेटरी में काम शुरू हुआ जो डेवलप कंट्रीज है वहां। उसी टाइम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। नाम सुना होगा आपने, जिसका नाम क्या था? बर्जेलियस जी, उसका नाम था बर्जेलियस। बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत नाम था दुनिया में उनका, बड़ा काम किया उन्होंने साइंस के वर्ल्ड में। उन्होंने एक हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस किया। किसने? बर्जेलियस ने। कब? तो ये 1808 की बात है बच्चों। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन never be synthesized in laboratory with the help of inorganic compound. Yes, organic compound can be synthesized only in living organism with the help of vital force. क्या कहा? किसने कहा? बर्जेलियस ने कहा। क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज
नहीं कर सकते। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होता है लैब में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाइटल फोर्स। उसमें भगवानी ताकत, खुदाई ताकत लगता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है लिविंग सोर्सेस में। इसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आपसे सवाल पूछ सकता है नीट या आईटी मेंस कि फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप कहेंगे बर्जेलियस हाइपोथेसिस और वाइटल फोर्स थ्योरी। नहीं, इस थ्योरी को पब्लिश होने के बाद जितने भी साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे, इस रिसर्च कर रहे थे या वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब्दील करना है, चेंज करना है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना बंद कर दिया। क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब कहा कि नहीं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से नहीं बना सकते, तो फिर काम बंद कर दिया गया। अब आप सुनिए इंसिडेंट। आफ्टर 20 ईयर 20 साल के बाद, दैट इज 1828 में, एक जूनियर साइंटिस्ट जो फ्रेडरिक वोहलर नाम था, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर, ये बर्जेलियस के ही स्टूडेंट थे। वो एक लैब में गए। कहाँ गए? लैब में गए और उन्हें एक कंपाउंड सिंथेसिस करना था। क्या करना था? एक कंपाउंड सिंथेसाइज करना था जिनका नाम होता है अमोनियम साइनेट। क्या नाम होता है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या होता है? NH4CNO। साइनाइड नहीं, CN नहीं, CNO। CNO को साइनेट कहते हैं। तो अमोनियम साइनेट उनको बनाना था। गए लैब में। इसके लिए उनको दो कंपाउंड चाहिए था। क्या क्या चाहिए था? एक तो अमोनियम सल्फेट और दूसरा पोटासियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट की रिक्वायरमेंट थी। ये दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उन्होंने इन दोनों कंपाउंड को लिया, हीट किया और उनका ये था कि भाई ये बन जाएगा हम अमोनियम साइनेट, लेकिन कुछ और कंपाउंड बन गया। उस कंपाउंड को एनालाइज करने पे पता चला कि जो नया कंपाउंड आपने बनाया है ये एक्चुअली में यूरिया है, और यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और लैब में हमने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाया है। नहीं, तो ये एक इंसिडेंट था जिससे यूरिया बना, और यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां से वोहलर, फ्रेडरिक वोहलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। कहाँ बच्चों? लैब में, विद द हेल्प ऑफ टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या क्या बताइए? पहले का नाम था पोटासियम साइनेट, जो दुनिया का सबसे इंटेंस पॉइजन होता है। दूसरा अमोनियम सल्फेट। दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? अमोनियम साइनेट। देखिए ये है अमोनियम साइनेट, इसको आप कहते हो अमोनियम साइनेट। इसको जब आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा इस कंपाउंड में, जिसको आप क्या कहते हो? यूरिया। क्या कहते हो? यूरिया। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, योर आंसर विल बी यूरिया। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहोगे? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे हम वोहलर को, फ्रेडरिक वोहलर को। फ्रेडरिक वोहलर इज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद फिर सारे लैब में जहां जहां बंद कर दिया गया था प्रोजेक्ट को, उन्होंने फिर से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज किया वो था एसिटिक एसिड। और किसने सिंथेसाइज किया? कोल्वे ने। तो आप बताइए पहला कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ वो क्या है? तो आप कहेंगे यूरिया। किसने सिंथेसाइज किया? एफ वोहलर ने। उसके बाद 1845 में दूसरा कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जानते हो ना? एसिडम विनेगर, सिरका, चटनी, समोसे जानते हैं आप। एसिटिक एसिड को कोल्वे ने सिंथेसाइज किया। अब ये बात आप कैसे याद रखेंगे कि एसिटिक एसिड को कोल्वे ने सिंथेसाइज किया? तो आप देखिए यहाँ इसको याद रखिए, ये क्या है? एसी। क्या है ये? एसी। और उस एसी का काम क्या है? कूल करना। अरे बोलो, एसी का काम क्या है? कूल करना। ये देखिए, कूल बे। अरे याद रहेगा अब? एसिटिक एसिड को कोल्वे ने, ऐसे कुछ न कुछ आपको निमोनिक टाइप का कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा ताकि वो बातें आपको याद रहेगी। अगर आपसे पूछे द सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड लैबोरेटरी, तो योर आंसर विल बी एसिटिक एसिड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड बाय कोल्वे इन 1845। उसके बाद आया मीथेन। मीथेन का बर्थ हुआ, मीथेन का जन्म हुआ। किसने? बर्थोलेट ने किया। अब मीथेन की पैदाइश हुई किसने? किसके द्वारा? तो बर्थ का मतलब पैदाइश, ठीक है ना? बर्थोलेट ने इसको सिंथेसाइज किया 1856 में। तो इन दिस वे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस बढ़ा और आज ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ह्यूज
ह्यूज है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो क्या आपने देखो बिना पेन चलाए हुए बहुत कुछ सिखा दिया मैंने आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, योर आंसर विल बी यूरिया। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, बोलिए बोलिए, एसिकूल, एसिटिक एसिड। किसने सिंथेसाइज किया? खुल्वे ने। मीथेन की पैदाइश किसने करी? बार्थोलेट ने। कब? 1856। ओके, गेटिंग नॉट? ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब आया कि भाई डेफिनेशन को बदलना होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पहले कहते थे दोज कंपाउंड विच आर ड्राइव फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, एक्चुअली दैट वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अब तो आप लैब में भी बना सकते हो। कहाँ बना सकते हो? लैब में बना सकते हो। जब आप लैब में बना सकते हो तो फिर तो आपको जो डेफिनेशन आपने दिया है उस डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे बच्चे? नहीं तो नाउ न्यू डेफिनेशन आया कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिफाइन करोगे? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप ये बताइए हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब सवाल ये है कि कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा है। अब अगर आप कंपेयर करते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपेयर में इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत मामूली है, बहुत कम है। उसके पीछे क्या रीजन है? नहीं तो इसको एक्सप्लेन किया गया कार्बन की प्रॉपर्टी से। कहा गया कि कार्बन के पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी टेट्रा वैलेंसीज होती है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है बच्चों। और ये कैटेनेशन शो करता है। अगर आपसे पूछे कि व्हाई ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, तो आप बताएंगे इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजन। बिकॉज कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और इनके पास कैटेनेशन है। कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज कैपेबिलिटी है। आपस में ये बॉन्ड बना सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बहुत ज्यादा है। तो कार्बन हैज अ यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन विथ इटसेल्फ और विथ अदर एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? तो अब आप देख लीजिए, टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर नॉन मेटल ये बना सकता है। देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, नार्गन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ। नहीं तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ेंगे। अब आइए बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक, मतलब बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ा रहा हूं मैं, अब मजा नहीं आए तो पैसे वापस। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सुन लीजिए। तो कोवलेंट बॉन्ड आप जानते हैं ना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखो जो इंट्रोडक्शन उसको थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे आप क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग 2 तरह के होते हैं। एक को आप कहते हो सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को पाई बॉन्ड। अब आप सुनिए, कहा गया कि अगर किसी पर्टिकुलर कार्बन के पास 0 पाई बॉन्ड हुआ या 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, क्या कहेंगे? 0 पाई बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा। उसी तरह से अगर 1 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आप उसे sp2 कहोगे, और 2 पाई और 2 सिग्मा अगर हो गया तो आप उसे sp कहोगे। ये हाइब्रिडेशन होता है, आप जानते हो। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब एक s और 3p को आपने इंटरमिक्स करके नए 4 ऑर्बिटल फॉर्म किए हैं, और वो 4 ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अब आइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बच्चे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरा कंडेंस और तीसरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो मैक्सिमम टाइम जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वैसा फॉर्मूला जो आपको ये बताए गिवन कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन सा एलिमेंट कितना कितना है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे आप देखिए, ये आपके पास C3H6 है, दैट इज प्रोपीन। प्रोपीन के पास कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन कितने हैं?
6। उसी तरह से आपके पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा बच्चों कि एक मॉलिक्यूल में गिवन कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एलिमेंट और एग्जैक्टली कितने कितने हैं। गेटिंग इट और नॉट? यस। अब आइए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में। अब देखिए जैसे आप इसको एकदम ओपन करके लिखते हो तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाएगा जिसमें आप बॉन्ड भी रिप्रेजेंट करते हो। देखो ये सारे सिंगल बॉन्ड है और ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है पूरे मॉलिक्यूल में तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है इनके पास, जबकि इनके पास 3 3 6 7 8 9 10, इसके पास 10 सिग्मा बॉन्ड है। अब आइए ये इथीन है। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कैसा है बताओ सिग्मा। ये क्या है सिग्मा। ये क्या है सिग्मा और ये क्या है सिग्मा। अब इन दोनों में एक तो आपका सिग्मा होगा और एक पाई होगा। गेटिंग और नॉट? तो आप बताइए टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 1 2 3 4 5। पाई बॉन्ड कितने होंगे 1। अब इसमें बताइए ये सिग्मा 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 और इसमें एक सिग्मा एक पाई। इन मल्टीपल बॉन्ड अगर बॉन्ड आपके पास डबल है या ट्रिपल है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड एक होंगे, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। याद रखना एंड ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए तो कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, तो आप क्या बोलोगे इसका हाइब्रिडेशन sp3। इसमें भी कितने 1 2 3 4, क्या बोलोगे sp3। इसमें कितने हैं 4, तो क्या कहोगे sp3 sp3 sp3। लेकिन जब आप इस कंपाउंड के पास आते हो तो ये sp2 है बच्चों, ये भी sp2 है बिकॉज पर कार्बन एटम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है यहाँ पे। और ये देखिए इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, ये sp2 ये sp। देखो कितना आसान है यार, आसान है। अब आइए कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला को कई तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कंडेंस फार्मूला में आप बॉन्ड हटा दीजिए, बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन जनरली नहीं होता है। इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड दिखाया गया है, यहाँ पे देखो आप उसको भी हटा दीजिए नहीं। और आप चाहो तो ये CH2 कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार, इसको होल ट्वाइस लिख सकते हो। तो ये एक्चुअली में कौन सा फार्मूला है दैट इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला कंडेंस फार्मूला। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। कौन सा फार्मूला बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो बच्चे बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है, ये जो आप जिगजैग देख रहे हो इसमें जितने भी ये पॉइंट आपको दिखा दीज आर कार्बन। क्या है ये कार्बन, तो ये भी कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने होंगे 5। अब यहाँ देखो ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन। तो आप जिगजैग में जो पॉइंट आपको दिखता है जो जंक्शन दिखता है वो कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप जानते हो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं 4 बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये एक बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन छुपे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आई है? ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ ये क्या है, क्या बोलोगे CH3। ये क्या है CH3। ये क्या है CH। ये क्या है CH2। ये क्या है CH2 और ये क्या है Cl है पगले। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आप कार्बन एंड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ डॉट से लिखा जाएगा और वो अंडरस्टूड होगा कि किसके पास कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है। तो आप बताओ ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2 और ये क्या है CH3 और ये है बोतल नहीं OH ग्रुप फंक्शन ग्रुप, ठीक है। और ये क्या है CH3 CH2, ये क्या है CH, ये क्या है CH3 और ये क्या है फंक्शन ग्रुप है अमाइन। क्या ये बात समझ में आई? अब आप उसी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे। जैसे देखिए हमने लिखा मीथेन, मीथेन में जो कार्बन होता है वो sp3 और sp3 का हाइब्रिडेशन sp3 अगर आपके पास है तो इसका मतलब शेप आएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जब बनाते हो आप तो देखिए ये आप बोर्ड के प्लेन में लाइन में रखेंगे, इसको कहते हैं अबव द प्लेन, इसको वेज लाइन बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं ना ये व्हाइट वाला ये क्या है वेज लाइन है जो अबव द प्लेन बताएगा और ये डैश लाइन है जो बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। इसे आप कहते हो 3D रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हो बच्चे 3D रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होगा अबव द प्लेन, ये क्या होगा बिलो द प्लेन और ये क्या होगा इन द प्लेन। इसे कहते हैं हम व्हाट
अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को आप कहेंगे साइक्लिक और दूसरे को एसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब भाई साइक्लिक कंपाउंड होगा और एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन होगा। ओपन चेन दो तरह के होंगे, स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच चेन, है ना, ओपन चेन और ब्रांच चेन, ओपन चेन एंड ब्रांच चेन। अच्छा, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, पहले एलिसाइक्लिक क्या होता है, वैसा कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन जिसके पास हुआ उसे एलिसाइक्लिक कहेंगे। एरोमेटिक में सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए और ये हक्कल रूल को फॉलो करे तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम हो, चूंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो सारे एटम कार्बन के होंगे रिंग में, और अगर कार्बन के अलावा कोई एटम की एंट्री होती है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो वो कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक। अब आप देखिए ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो फिर बेंजोइड होते हैं, नॉन बेंजोइड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अगर बेंजीन है, जैसे बेंजीन जानते हो, तो वो बेंजोइड एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे ट्रोपोलोन है, ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोनियम आयन, 7 मेंबर रिंग, यहाँ पे प्लस, तो ये भी एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, इसलिए आप नॉन बेंजोइड कहेंगे। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है बच्चों कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक हो लेकिन उसमें कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट की एंट्री हो जाए, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन देख रहे हैं, तो आप उसे कहते हो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आया? अब देखिए एलिसाइक्लिक बताया था मैंने, ओपन चेन sp3, और ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड। ये देखिए एरोमेटिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। और ए साइक्लिक कंपाउंड का मतलब जो स्ट्रेट चेन हो, देखिए स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। साइक्लिक कंपाउंड में ये भी साइक्लिक हो गया, ये भी साइक्लिक, लेकिन ये एलिसाइक्लिक है। मैंने आपको कुछ बताया कि एलिसाइक्लिक के लिए कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 कार्बन sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आगे देखिए, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक ये बता दिया मैंने। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या, कि सारे एटम एक जैसे होने चाहिए, सारे कार्बन है, इसमें कार्बन के अलावा क्या है, सल्फर, इसलिए आप क्या कहोगे इसे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा ये देखिए, ये बेंजोइड है, ये नॉन बेंजोइड है, और ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। जिसमें बेंजीन हो उसे बेंजोइड कहते हैं, जिसमें बेंजीन नहीं हो वो नॉन बेंजोइड कहलाता है। और ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन इसके पास नाइट्रोजन है, इसलिए आप इसे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहोगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? जस्ट फॉर ट्रायल मैंने आज ये बनाया, डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाना शुरू करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड लक।